हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक दूसरा जेनेटिक डिसऑर्डर फिनाइल कीटोन्यूरिया और साथ में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एल्केटोन्यूरिया के बारे में। ठीक है, तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जीन में होने वाले म्यूटेशन की वजह से उत्पन्न होता है। इसीलिए इसको मेंडेलियन डिसऑर्डर भी कहते हैं, क्योंकि इसका इनहेरिटेंस जो है वो जिस पैटर्न में मेंडल ने मटर के पौधों में इनहेरिटेंस का अध्ययन किया था उसी पैटर्न में ये भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो इसलिए इसको मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं। जीन में होने वाले उत्परिवर्तन की वजह से जो भी डिसऑर्डर उत्पन्न होते हैं उनको सबको मेंडेलियन डिसऑर्डर कहा जाता है। तो हम पढ़ चुके हैं सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया पढ़े हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया। आज का हमारा टॉपिक है फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया की खोज की थी ए फॉलिंग ने 1934 में। इसकी खोज किसने की थी? ए फॉलिंग ने 1934 में की थी, है ना। अब इसको कहा जाता है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर कहा जाता है। ऑटोसोमल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सेक्स क्रोमोसोम के अलावा, हम जानते हैं कि मनुष्यों में 46 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। इनमें 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। इनमें 23 जोड़ी जो होते हैं, 46 में से 23 जोड़ी जो होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं। इनमें से 22 जोड़ी जो होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं, 44 गुणसूत्र। तो 22 जोड़ी में से 12वें जोड़ी में, है ना, 12वें जोड़ी के गुणसूत्र में जो जीन उपस्थित होता है, ये शरीर में विशेष प्रकार का जो एमिनो एसिड पाया जाता है फिनाइल एलानिन, इसके मेटाबॉलिज्म को निर्धारित करता है या कंट्रोल करता है ना, इसकी उपापचयी क्रिया को। तो इसीलिए इसकी उपापचयी क्रिया इस जीन में म्यूटेशन की वजह से ठीक से नहीं हो पाती है ना। उसके फलस्वरूप उत्पन्न होने वाला जो एंजाइम है वो नहीं सीक्रेट हो पाता है, जिसके कारण यह मेटाबॉलिक पाथवे रुक जाता है ना। इसीलिए इसको कहा जाता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या उपापचयी डिसऑर्डर या उपापचयी विकार कहा जाता है ना। और फिनाइल एलानिन हार्मोन, अब इसमें होता क्या है वास्तव में? फिनाइल एलानिन एमिनो एसिड जो है वो आगे की ओर बदलता है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में टायरोसिन में बदलता है। लेकिन यदि आप गेस कीजिए कि ये हार्मोन अनुपस्थित है तो क्या होगा? फिनाइल एलानिन टायरोसिन में चेंज ही नहीं होगा। अब चेंज नहीं होगा तो आगे क्या प्रभाव पड़ेगा? ये फिनाइल एलानिन नामक एमिनो एसिड जो है वो बॉडी में क्या है, रक्त में जमा होता चला जाएगा और रक्त से वो कहाँ जमा हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा? मस्तिष्क की कोशिकाओं में एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से बच्चों में मानसिक मंदता आ जाती है। साथ ही साथ ये फिनाइल एलानिन जो है वो इसी रूप में नहीं रहता बल्कि अन्य उत्पादों में भी बदलने लगता है। फिनाइल पायरुविक एसिड और अन्य जो है इनके और उत्पाद में बदलने लगता है, जो कि टॉक्सिक होते हैं, टॉक्सिक कंपाउंड है। जैसे फिनाइल पायरुविक एसिड एक टॉक्सिक कंपाउंड है, ये कीटोन बॉडीज हैं, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल इसलिए क्योंकि ये फिनाइल एलानिन का जमाव हो रहा है और आगे की ओर ये कीटोन बॉडीज में बदल रहे हैं और साथ ही साथ आगे की ओर फिर जमा होकर ये क्या होते हैं, मस्तिष्क में जमा होते हैं, मानसिक मंदता उत्पन्न करते हैं और साथ ही साथ ये मूत्र से बाहर की ओर निकलते हैं, यूरिया, है ना, यूरिया के साथ में मिलकर, मूत्र के यूरिया के साथ में मिलकर बाहर निकलते हैं। तो मूत्र में इसका बाहर टेस्ट किया जाए यूरिन का इस बीमारी के व्यक्तियों का, तो इसमें ये फिनाइल एलानिन नामक एमिनो एसिड दिखाई पड़ेगा, उसमें टेस्ट में आता है और साथ ही साथ इसमें अन्य कीटोन बॉडीज जो इसके डेरिवेटिव्स हैं उनकी उपस्थिति पता चलती है। तो इसीलिए इस बीमारी का नाम पड़ा फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल इसलिए क्योंकि फिनाइल एलानिन नामक एमिनो एसिड का जो है वो उपापचय गड़बड़ हो रहा है और साथ ही साथ इसका सिक्रीशन हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, किसके साथ? मूत्र के साथ में, और साथ ही साथ उसकी कीटोन बॉडीज का, उसके अन्य डेरिवेटिव्स का। तो इसीलिए फिनाइल कीटोन्यूरिया यूरिन के साथ में बाहर आता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा, इस डिसीज का नाम फिनाइल कीटोन्यूरिया। ठीक है, अब फिनाइल कीटोन्यूरिया मूत्र के साथ में बाहर आ रहा है, साथ ही साथ रक्त के द्वारा मस्तिष्क की कोशिकाओं में जाकर जमा हो रहा है, जिसके कारण बच्चों में क्या सिम्टम्स क्या दिखाई पड़ते हैं? उनमें मानसिक मंदता आ जाती है ना, मस्तिष्क में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चों में मानसिक मंदता आ जाती है, बच्चे मंदबुद्धि हो जाते हैं, है ना। साथ ही साथ उनमें तंत्रिकीय विकार उत्पन्न हो जाता है, जिसके फलस्वरूप पैरों की पेशियां प्रभावित हो जाती हैं, है ना, पैरों की पेशियां प्रभावित हो जाती हैं,
साथ ही साथ वो बच्चा चल भी नहीं पाता है और साथ ही साथ वो ठीक से बोल भी नहीं पाता है। अब उसके अलावा एक दूसरा और प्रभाव क्या पड़ता है, आगे की ओर जैसे फिनाइल एलानिन एमिनो एसिड है वो टायरोसिन में चेंज होता है। ये टायरोसिन आगे की ओर डोपामिन और डोपामिन से मेलानिन में चेंज होता है। मेलानिन जो होता है वो त्वचा के रंग को निर्धारित करता है ना, उसके नियंत्रण करता है त्वचा के रंग का, है ना। तो त्वचा के रंग को नियंत्रण करने वाला ये मेलानिन जो है वो नहीं, मेलानिन एमिनो एसिड नहीं बन पाता, जिसकी वजह से क्या इसमें त्वचा का रंग भी, त्वचा संवेदनशील हो जाती है, त्वचा कहीं कहीं पर सफेद धब्बे दिखाई पड़ते हैं, एक्जिमा का प्रभाव दिखाई पड़ने लगता है और साथ ही साथ कोई इन्फेक्शन, दाद, एक्जिमा आदि जो है वो जल्दी से इनमें दिखाई पड़ने लगते हैं। तो ये है फिनाइल एलानिन के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड डिसऑर्डर, जिसकी वजह से इस तरह के रोग जो है, इस तरह के लक्षण बच्चों में दिखाई पड़ते हैं। ये बचपन से ही होते हैं लेकिन 6 महीने के बाद ये सारे लक्षण उनमें दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि उपापचयी क्रियाएं जो है वो आगे रुक जाती हैं इस एंजाइम की वजह से। तो सबसे प्रमुख बात आपको याद रखने लायक क्या है, ये है कि फिनाइल एलानिन एमिनो एसिड का टायरोसिन में बदलना रुक जाता है। किस वजह से रुकता है, क्योंकि जीन में, क्रोमोसोम नंबर 12 में उपस्थित जीन में म्यूटेशन की वजह से फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो है वो एब्सेंट हो जाता है, नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाती और इधर दूसरी प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। या तो ये फिनाइल एलानिन का जमाव मस्तिष्क में हो जाता है या फिर उसके अन्य डेरिवेटिव्स डेवलप हो जाते हैं और ये सब मिलकर यूरिया के साथ में, यूरिन के साथ में बाहर आते हैं। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा फिनाइल कीटोन्यूरिया। ठीक है, इसके कारण मानसिक मंदता आती है और त्वचा संवेदनशील होती है, साथ ही साथ मूत्र से दुर्गंध आने लगता है इस कंपाउंड की उपस्थिति के कारण। ठीक है, तो ये हो गया फिनाइल कीटोन्यूरिया। इसी से जुड़ा हुआ है एल्केप्टोन्यूरिया। यदि फिनाइल एलानिन जो है वो आगे की ओर किस में बदलता है, होमोजेंटिसिक एसिड में बदलता है। होमोजेंटिसिक एसिड आगे की ओर बदलता है मैली एसिटो एसिटिक में। ये भी एक एल्केप्टोन्यूरिया भी अब किस में आ जाएगा, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है ये भी, और ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ये भी हो गया, क्योंकि मेटाबॉलिक पाथवे में कुछ गड़बड़ी की वजह से हो रहा है। तो इसमें एल्केप्टोन्यूरिया में क्या डिफरेंस है इसमें और इसमें होमोजेंटिसिक एसिड जो है वो क्या हो जाता है, होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति में किसमें बदलता है, मेली एसिटो एसिटिक में बदलता है ना, मेली एसिटो एसिटिक में बदलता है। तो ये इस एंजाइम की उपस्थिति में, यहाँ पर मेटाबॉलिक पाथवे में देखिए, यहाँ पर होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम एब्सेंट हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, होमोजेंटिसिक एसिड मेली एसिटो एसिटिक में नहीं बदल पा रहा है और इसका जमाव जो है वो रक्त में होने लगता है, इसकी मात्रा अधिक बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कई प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। और ये विकार क्या है, ये जैसे यूरिन जो है वो ब्लैक हो जाता है, क्योंकि देखिए ऑक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति में ये मैली एसिटोएस्टिक में बदलता है और जैसे ही ये मूत्र के साथ में बाहर आता है, यूरिन के साथ में होमोजेंटिसिक एसिड और हवा के संपर्क में आता है, तो यूरिन जो है वो काला हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है यूरिन इसमें ब्लैक होता है, तो इसीलिए कहा जाता है ब्लैक यूरिन डिसीज कहा जाता है। किसको, एल्केप्टोन्यूरिया की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। हम अभी फिनाइल कीटोन्यूरिया पहले बताया, अभी एल्केप्टोन्यूरिया की बात कर रहे हैं, जो किसकी वजह से हो रहा है, होमोजेंटिसिक एसिड का आगे की ओर मैली एसिटोएस्टिक में नहीं बदल पाना, किसकी अनुपस्थिति में, होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति में, है ना। तो उस एंजाइम की अनुपस्थिति में होमोजेंटिसिक एसिड जो है वो रक्त में जमा होने लगता है और साथ ही साथ मूत्र के साथ में बाहर आने लगता है होमोजेंटिसिक एसिड। तो ये होमोजेंटिसिक एसिड हवा के संपर्क में जब आता है तो वो क्या करता है, ऑक्सीडाइज होकर काला हो जाता है, तो इसीलिए यूरिन जो है वो काला दिखाई पड़ता है, इसलिए इसको कहा जाता है ब्लैक यूरिन डिसीज, है ना। इसकी खोज की थी ए गेरॉर्ड ने। इसमें लक्षण आप देख सकते हैं, सिम्टम्स में क्या क्या आएगा, एक तो यूरिन ब्लैक हो जाता है एल्केप्टोन्यूरिया में और साथ ही साथ स्किन में भी ब्लैक स्पॉट्स दिखाई पड़ते हैं, जोड़ों में दर्द आता है, सूजन आता है और किडनी में स्टोन के शिकायत होने लगता है, साथ ही साथ रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है और आंखों में काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं। आंखों में क्या दिखाई पड़ते हैं, काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं। तो ये हो गया एल्केप्टोन्यूरिया। एल्केप्टोन्यूरिया किसके कारण हो रहा है, होमोजेंटिसिक एसिड का, होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम की अनुपस्थिति में आगे की ओर नहीं बदल पाने के कारण इस तरह के लक्षण दिखाई पड़ते हैं
और पहला फिनाइल कीटोन्यूरिया में फिनाइल एलानीन एमिनो एसिड का टायरोसिन में नहीं बदल पाने के कारण, और इसका मुख्य कारण क्या है, जीन में म्यूटेशन की वजह से ये एंजाइम जो है वो अनुपस्थित हो जाता है, जिसके कारण यह मेटाबॉलिक पाथवे कंप्लीट नहीं हो पाता और फिनाइल एलामीन जो है वो मस्तिष्क में जमा होकर मानसिक मंदता और साथ ही साथ आगे की ओर पाथवे डेवलप नहीं हो पाने के माने कंप्लीट नहीं हो पाने के कारण त्वचा संबंधी विकार भी इनमें दिखाई पड़ने लगते हैं। तो ये हो गया फिनाइल कीटोन्यूरिया और एल्केप्टोन्यूरिया। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे और जेनेटिक डिसऑर्डर, नेक्स्ट मेंडेलियन डिसऑर्डर हीमोफीलिया के बारे में। ठीक है।